हेलो एवरीवन। द कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं। ये संडे स्पेशल है एंड डेट है जुलाई 20 2025। सो संडे स्पेशल आप सबको पता है द हिंदू साइंस एंड टेक डोमिनेटेड होता है, इसलिए इसमें साइंस एंड टेक की ढेर सारी न्यूज होंगी। बाकी सारी जो भी न्यूज होंगी इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या आज हमें करना है। सो फर्स्ट हमारा है द हिंदू के पेज नंबर 8 से साइंस एंड टेक पे डेडिकेटेड न्यूज है रिगार्डिंग यूनिवर्स एंटी मैटर मिस्ट्री एंड सॉल्ट एंड शुगर लेवलिंग का जो इशू है ये है पेज नंबर 8 पर। बायोएमू दैट स्केचेस द मूविंग पिक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये हमारा फंडामेंटल साइंस से रिलेटेड है, द हिंदू के पेज नंबर 10 पर है, अगेन साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। देन ग्रेटर अवेयरनेस हेल्प्स टू डील विद रेयर डिसीज, तो रेयर डिसीज के बारे में हम सबको समझेंगे फ्रॉम दिस आर्टिकल एट पेज नंबर 10। हाउ न्यूली कमीशन्ड आईएनएस निस्तार, आईएनएस निस्तार का ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल वर्जन से लिया गया है, साइंस एंड टेक रिलेटेड है। देन फॉलो द बर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वेटलैंड्स आर वर्थ, तो यहाँ पर बर्ड्स एंड वेटलैंड्स के डायमेंशंस को कवर किया है डाउन टू अर्थ ने। एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सर्टेनली आई बिलीव कि इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी जो कि आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में शायद अब तक ना पढ़ी हों। क्वाड ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से लिया गया है, GS2 एंड GS3 से रिलेटेड है। देन यूनिफॉर्मिटी चैलेंज ऑफ GST द हिंदू के पेज नंबर 11 में है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। आर्टिकल 143 रेफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर, आई डोंट नो यहाँ पे द हिंदू ने गवर्नर्स की पावर के बारे में क्यों लिखा है, बिकॉज एज पर 143 का कोई रिलेशन है नहीं गवर्नर से और ना ही आर्टिकल में ऐसा कुछ है। पेज नंबर 1 में है, देखेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड है, बेसिकली पॉलिटी। चाइना स्टार्ट्स बिल्डिंग मैसिव डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत, सो ये लोअर रिपेरियन स्टेट्स को कैसे अफेक्ट करता है इस बात को सिग्निफिकेंटली द हिंदू ने हाईलाइट किया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पेज नंबर 12 में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवाना बैक्ड M23 आर्म्ड ग्रुप्स ने सीज फायर साइन किया है दोहा में, तो ये आर्टिकल पेज नंबर 12 में है द हिंदू के। IRN मैपिंग से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम करेंगे। उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑप्शनल सोशियोलॉजी जो कि लैंड ब्रेकिंग सिलेक्शन दे रहा है, तो उसके लिए आपको द हिंदू के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में ऑप्शनल सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी मेंस जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। किसी भी रेफरेंस के लिए आप ये नंबर्स पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं एंड विद स्पेशल रेफरेंस एंड प्रायर अपॉइंटमेंट आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज यूनिवर्स एंटी मैटर मिस्ट्री, हम सब कुछ बहुत डिटेल में समझेंगे इस आर्टिकल को समझने के लिए। आइए आते हैं। तो इस आर्टिकल में हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो व्हाट हैव साइंटिस्ट अनकवर्ड द मैटर वर्सेस एंटी मैटर, यानी कि मैटर और एंटी मैटर के रिगार्डिंग साइंटिस्ट ने क्या क्या अब तक डिस्कवर किया है। वेयर डिड एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस एंड व्हाट डेटा डिड द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कलेक्ट, कौन सा डेटा LHC ने कलेक्ट किया है और साइंटिस्ट ने मैटर और एंटी मैटर के बारे में कौन सी पजल सॉल्व की है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑफ कोर्स थर्ड क्वेश्चन इसमें जो आप डील कर सकते हैं, हाउ डिस्कवरी विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स केम टू बी, ये यूनिवर्स कैसे आया है। बिग बैंग के रिलेशन में कई सारी चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट इस आर्टिकल पे हम पहले ड्वेल करें उससे पहले हमें समझना चाहिए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल नहीं समझते तो ऐसे आर्टिकल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए देखते हैं। इन थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन्स कि फंडामेंटल पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है, और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तो क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस को फंडामेंटल मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो ये सभी फोर्सेस को एक्सेप्ट ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन सभी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं करता है स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल पे हम थोड़ा सा और चीजें डेटा इकट्ठा करते हैं, ये हमको हेल्प करता है कि हम समझ सकें द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स किन चीजों से बना है, एंड प्रिडिक्ट कर सकें कि
कि कैसे यूनिवर्स में पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी से लेकर आप यूनिवर्स में जो भी चीजें रियलाइज कर सकते हैं वो सभी पार्टिकल से बनी है। तो बेसिकली ये पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये तीन फोर्सेस को स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है, ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं करता, ये ध्यान रखना। 4 फोर्सेस होती हैं, 3 यहाँ पे लिखी हैं और एक ग्रेविटी ऊपर लिखा है। बेसिस, इसके अलावा स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है उन बेसिस को जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एलएचसी में, यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, वो भी इसी मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज क्रूशियल फॉर एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज। कौन कौन सी मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करता है, तो एंटी मैटर, डार्क मैटर एंड अर्ली यूनिवर्स कंडीशन, की शुरुआत में यूनिवर्स कैसा था, एंटी मैटर एंड डार्क मैटर से रिलेटेड जो भी पजल है उसको ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्टैंडर्ड मॉडल इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स। अब इसके बेसिस पर इस आर्टिकल से हम चीजें जो निकाल के लाते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, व्हाट इज द यूनिवर्स एंटी मैटर मिस्ट्री। यूनिवर्स की एंटी मैटर मिस्ट्री क्या है, तो पहले हम समझते हैं मैटर एंड एंटी मैटर की गुत्थी क्या है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का कोई भी पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसका एक ऑपोजिट मैटर होता है जिसे हम एंटी मैटर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो एंटी मैटर है वो होता है, पहली बात तो ये, और उसको कहते क्या है, तो पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी मैटर है वो है पॉजिट्रॉन, एंड प्रोटॉन का जो एंटी मैटर है उसे एंटी प्रोटॉन्स कहते हैं। ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये मैटर और एंटी मैटर मीट करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मीट करेगा तो ये एक दूसरे को एनहिलेट करेगा, मतलब समाप्त कर देगा एक दूसरे को। जैसे प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी चीज को, जैसे -1 +1, इसको ऐसे समझो, जैसे -1 एंड +1, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 0 आता है, ये एक दूसरे को एनहिलेट कर रहा है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे को इनहेलेट कर देंगे। ठीक है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका एक और एग्जांपल, आप देखते हैं बनाना आप अपने टेबल पर रखते हैं तो वो बहुत स्लो रेट से डिग्रेड करता है। आप उसके जब अ, उसके उसके कवर को देखते हैं तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, 2 से 3 दिन में जाके वो डिग्रेड होता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर का बनाना निकाल लें, उसका स्क्वाश निकाल लें, तो उसका जो छिलका है वो 1 घंटे में डिग्रेड हो जाता है। वाई, बिकॉज जो मैटर की डोमिनेंस है वो कम हो जाती है और मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं और तेजी से वो डिग्रेड हो जाता है। बनाना में जैसे पोटेशियम के एंटी मैटर्स बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं और जो उसका पोटेशियम है वो मेन कंजर्व होता है, जो उसका मेन बनाना है वहां पे, इसकी वजह से। ठीक, तो इसी तरह पूरा यूनिवर्स मैटर और एंटी मैटर के रिलेशन में बना है। लेकिन आप पूछ सकते हैं ना कि अगर पूरा यूनिवर्स मैटर एंड एंटी मैटर से बना है तो वो एक दूसरे को एनहिलेट क्यों नहीं कर रहा और यूनिवर्स खत्म हो जाए तुरंत। उसके पीछे जो प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन उसका है, वो इस आर्टिकल में द हिंदू ने एक्सप्लेन किया है। और साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है ये जानने के लिए आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझना चाहिए। आइए देखते हैं। तो जब भी मैटर एंड एंटी मैटर मिलते हैं तो ये एक दूसरे को इनहेलेट करते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी हम थोड़ी देर में फिर से देखेंगे इसी स्टेटमेंट की हेल्प से। पहले देखते हैं मैटर और एंटी मैटर। तो जैसे मैटर की एंड एंटी मैटर की डेफिनेशन क्या है, तो मैटर जो है वो रेगुलर पार्टिकल होते हैं जिससे हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज बनी है। व्हेन आई से हर एक चीज मींस एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन। एंटी मैटर वो ऑपोजिट काउंटर पार्ट होते हैं इन्हीं मैटर पार्टिकल्स के। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मैटर हैं। पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन का एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन का एंटी मैटर जो होता है उसे एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। इनका इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, तो जितने मैटर हैं वो या तो पॉजिटिव होते हैं जैसे प्रोटॉन, या तो नेगेटिव होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट पॉजिटिव मैटर के एंटी पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव मैटर्स के एंटी मैटर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इनका मास जैसे मैटर होता है उसी तरह उसका एंटी मैटर का मास होता है।
और अगर हम एंटी मैटर की बात करें तो एंटी मैटर का मास जैसे मैटर है उसी प्रकार से है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? तो नॉर्मल स्पिन करते हैं मैटर और इनका जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसके ठीक अपोजिट स्पिन करते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। स्पिन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक मोमेंट एंटी मैटर में भी होता है। ठीक। देन इंटरेक्शन स्टेबल इन नॉर्मल कंडीशन, मैटर अपने आप में नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल होते हैं, जबकि जो एंटी मैटर होते हैं वो एनहिलेट करते हैं विद मैटर, मैटर के साथ इंटरेक्ट करके इनहेलेट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। अबंडेंस, तो मैटर डोमिनेट करते हैं, मतलब मैटर यूनिवर्स को डोमिनेट करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स बना है। अगर मैटर और एंटी मैटर बराबर होते तो ये यूनिवर्स नहीं बना होता। ये एक दूसरे को इनहेलेट कर देते, मतलब समाप्त कर देते। एंटी मैटर ये बहुत रेयर है ऑब्जर्व करना इस यूनिवर्स में, बट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आपकी बॉडी से पास पास होते हैं। तो ये क्यों पास होते हैं और ये कितने छोटे होंगे अब आप इसे समझ लीजिए। हमने एक स्टेटमेंट ऊपर बात की थी और वो था मैटर एंड एंटी मैटर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को एनहिलेट करते हैं, ठीक, और प्रोड्यूस करते हैं प्योर एनर्जी। कैसे? इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। यही तो फार्मूला आइंस्टाइन ने स्टैब्लिश किया है। अब हम इसकी हेल्प से बिग बैंग पैराडॉक्स की ओर एंटर करते हैं जो इस आर्टिकल का पार्ट है। नाउ अब बिग बैंग को कायदे से तो इक्वल अमाउंट में मैटर एंड एंटी मैटर प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ये कहा जाता है कि बिग बैंग इवेंट जो है वो किसी कांस्टेंट से निकला है। अगर उस कांस्टेंट से मैटर एंड एंटी मैटर निकले हैं जिसकी वजह से, ऐसे समझो, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए केवल बोल रहा हूँ। इसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई जीरो लाइक स्टेट है, इसमें से -1 और +1 अलग किया जाए तो देखा जाए तो ये जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। यानी कि इसमें हम बल्क में अगर हम माइनस और प्लस प्रोड्यूस करते हैं तो कायदे से मैटर एंड एंटी मैटर की जो संख्या है बराबर होनी चाहिए, अगर हम बिग बैंग की थ्योरी के साथ जाते हैं तो। ठीक, प्रॉब्लम आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब हम और देखेंगे इसमें। बट जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट मैटर आपको दिखाई देता है, चाहे वो डार्क मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो। आप देखते हैं अपने यूनिवर्स में अर्थ है, अर्थ में आप देखते हैं वुड, स्टोन, कार्बन, ह्यूमन बॉडी, और ये सभी कुछ तो मैटर है। तो ये एंटी मैटर के बराबर नहीं है क्या? इसका मतलब मैटर का डोमिनेंस है क्या? क्यों क्यों ये पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है? और यूनिवर्स स्टेबल क्यों है अगर एंटी मैटर है तो? और अगर एंटी मैटर मैटर के बराबर है तब तो यूनिवर्स को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इस तरह के मिस्ट्री हमारे सामने आते हैं। तो वेयर डिड ऑल एंटी मैटर गो? कहाँ गए सब एंटी मैटर? या तो एंटी मैटर नहीं है और हैं तो कहीं और हैं। यही समझने की कोशिश करता है ये आर्टिकल। सो व्हाट हैव साइंटिस्ट अनकवर्ड? क्या ढूंढा उन्होंने? रिसेंट एक्सपेरिमेंट शो करता है सब्टल डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। बस यहाँ से आपको बस ये समझिए कि सोल्यूशन मिल रहा है, इसका उत्तर मिल रहा है कि जो ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहे हैं इसमें ये पाया गया कि जो मैटर और एंटी मैटर का बिहेवियर है उनमें बहुत डिफरेंस है। दीज डिफरेंसेस माइट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई मैटर डोमिनेट्स। यूनिवर्स बना है मतलब मैटर डोमिनेट्स इन द यूनिवर्स। ये स्टडी फोकस करती है चार्म क्वार्क्स पर एंड एंटी चार्म क्वार्क्स पर। तो चार्म क्वार्क्स और एंटी चार्म क्वार्क्स एक दूसरे, तो ये मैटर है और ये एंटी मैटर है। इस तरह के ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और इस पर ये स्टडी फोकस करती है। तो वेयर वाज एक्सपेरिमेंट डन? अब ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया? तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया स्विट्जरलैंड के सर्न लेबोरेटरी में और यूज किया गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है या पार्टिकल एक्सेलरेटर हम इसे कह सकते हैं। ठीक, जहाँ पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके उनके बिहेवियर्स और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस उनको समझने की कोशिश की जाती है। डेटा कैसे कलेक्ट किया गया था? तो LHC-B यानी कि LHC ब्यूटी, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ब्यूटी, इस एक्सपेरिमेंट में ये डेटा कलेक्ट किए गए। इसको एनालाइज किया गया क्या? डीके ऑफ मेसॉन। मेसॉन भी अपने आप में पार्टिकल है जो क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बना है, मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, इनसे मिलकर बना है मेसॉन। सो ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है स्मॉल, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है सिग्निफिकेंट वायलेशन ऑफ सिमेट्री। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, यानी कि सिमेट्री नहीं है, उसको, उसका जो सिमेट्री का वायलेशन है मैटर और एंटी मैटर के बारे में, ये इसको ऑब्जर्व करता है और इसे कहा जाता है सीपी वायलेशन। ठीक, इसे सीपी वायलेशन कहते हैं। नाउ ये जो सीपी वायलेशन है ये दिखाता है कि मैटर और एंटी मैटर के बीच में बैलेंस नहीं है, उस सिमेट्री में प्रॉब्लम है। अब ये एक्सप्लेन कर सकता है कि मैटर क्यों डोमिनेट करता है या एंटी मैटर कहाँ है, दोनों बातों को। व्हाई दिस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये कॉस्मिक इम्बैलेंस को एक्सप्लेन करती है, मैटर और एंटी मैटर के इम्बैलेंस को एक्सप्लेन करती है। जो सीपी वायलेंस है दैट मे बी व्हाई यूनिवर्स डिडंट एंड, ये ये सीपी वायलेंस है, शायद इस सीपी वायलेशन है। सीपी वायलेशन मतलब मैटर और एंटी मैटर की अबंडेंस में मिसमैच, शायद इसी की वजह से मैटर डोमिनेट करते हैं और एंटी मैटर मैटर को एनिहिलेट नहीं कर रहे हैं और यूनिवर्स एंड नहीं हो रहा। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या क्लूज मिलते हैं अर्ली यूनिवर्स के बारे में, तो ये हमें हेल्प करता है समझाने के लिए कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा फ्यू माइक्रो सेकंड आफ्टर द फ्यू माइक्रो सेकंड्स आफ्टर द बिग बैंग, यानी कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग का इवेंट हुआ उसके तुरंत बाद फ्यू माइक्रो सेकंड्स के बाद क्या हुआ होगा, ये समझने में हमें हेल्प कर सकता है। अच्छा, बियॉन्ड स्टैंडर्ड फिजिक्स हमें जो कुछ चीजें और समझ में आती हैं कि ये हमें नई थ्योरीज में हेल्प कर सकता है, बिकॉज स्टैंडर्ड फिजिक्स मैटर के बैलेंस पर बेस्ड है और यहाँ पे हमें सीपी वायलेशन का केस मिलता है। सीपी वायलेशन मतलब मैटर और एंटी मैटर के बीच में सिमेट्री में कमी है और ये अपने आप में स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर आप सीपी पर फोकस कर रहे हो तो सीपी मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इसका मतलब होता है कंजुगेशन पैरिटी, कंजुगेशन पैरिटी इसका मतलब होता है। तो ये पैरिटी मैटर और एंटी मैटर के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर। ये पैरिटी नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सीपी वायलेशन। हम इसे क्या कहते हैं? सीपी वायलेशन। चलिए अब इसे, इस आर्टिकल से रिलेटेड हम ये समझते हैं कि यूपीएससी में आपकी क्या हेल्प होने वाली है। जरा मेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी मेंस पेपर 3 में 2020 में पूछा गया, हाउ साइंस इंटरवूवन डीपली with our life, what are the striking change in agriculture triggered off by science based technologies। तो इस तरह का क्वेश्चन दोबारा स्पेस फिजिक्स में पूछा जा सकता है, इसको आप थोड़ा फोकस कर लो। प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन आया था एलएचसी के बारे में कि एलएचसी समटाइम न्यूज में होता है, ये अपने आप में क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, सर्न एंड एलएचसी के बारे में क्वेश्चन आया 2017 में, क्वेश्चन नंबर 30 था सीरीज ए में, क्या व्हाट आर द पर्पज एंड पर्पजेज ऑफ सर्न, सर्न का क्या पर्पज है। तो इसमें ये जो दो स्टेटमेंट थे, फाइंडिंग द हिग्स बोसॉन पार्टिकल एंड डिस्कवरिंग डार्क मैटर, ये था, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आप रिलेवेंस और पढ़ना चाहो तो ऊपर पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स पर क्वेश्चन आया था 2018 का, क्वेश्चन नंबर 33 था, जिसमें ये था कि विच, हाँ ये आप एक बार देख लेना। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीजन फॉर अकरेंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ठीक, हालांकि इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो सब एटॉमिक फिजिक्स के बारे में हैं, बिकॉज ओजोन लेयर भी कहीं ना कहीं पार्टिकल से बनी हुई है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन नंबर 55 था, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। अलग है क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। इसके अलावा हाँ, देखो इस आर्टिकल से जो आप नजिंग कर सकते हो, जो आप गाइडेंस ले सकते हो, तो क्या ले सकते हो कि ये सीपी वायलेशन क्या है, एलएससीबी एक्सपेरिमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर क्या है, क्वार्क्स मेसॉन एंड द देयर डीके, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल, फंक्शन ऑफ सन एंड डिटेक्टर्स लाइक एटलास, सीएमएस एंड एलएससीबी, इनके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हो। एंड कोई भी आपका गोल, कोई भी आपका एम अपने आप में एक
एम रह जाएगा। अगर आपने मेंस की आंसर राइटिंग टॉपिक वाइज नहीं की तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का मेंस 500 प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलते हैं 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग एंड दे आर टॉपिक वाइज, मतलब एक एक करके चैप्टर से एक एक सीक्वेंस टॉपिक कवर किए जाएंगे। दे आर नॉट रैंडम, ये बहुत डीप हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइस है, अगर आप वन टाइम फी पेमेंट करते हैं तो दैट इज ओनली 12,000, अदरवाइज फी इज 15,000 इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। कोई भी किसी तरह के डाउट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम के माध्यम से। आगे चलते हैं। व्हाट डज द शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग से? तो व्हाट डज द शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग से, इस आर्टिकल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो फूड प्रोडक्ट होते हैं जो आप खाते हैं, खासतौर से जो पैकेज्ड फूड होते हैं, तो उसमें कितना सॉल्ट है और कितना शुगर है, इस इसकी इसकी मिक्सिंग पर अपना एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन जारी किया है, जिसको कि जानना जरूरी है कि आप किसी भी फूड आर्टिकल में कितना सॉल्ट या शुगर यूज करते हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो, ठीक। तो पहली चीज जो एसेंशिएट की गई है, जरूरी किया गया है कि पैकेज्ड आइटम के फ्रंट पर ये लेबलिंग होगी जो शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट को एक्सप्रेस करेगा। जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जैसे आप खाते हैं चिप्स कुरकुरे या कोई मीठी चीजें खाते हैं तो उनमें शुगर होता है, तो अगर हाई इन शुगर है या हाई इन सॉल्ट है या हाई इन सैचुरेटेड फैट है, तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि अ, इस ऑर्डर के माध्यम से एफएसएसआई ने तीन चीजों को ध्यान में रखा है: सॉल्ट, शुगर एंड फैट। इनको लेबल के माध्यम से एक्सप्रेस करना होगा। इसके अलावा इसका जो इंटेंशन है वो कंज्यूमर को अलर्ट करना कि जो शुगर या सॉल्ट है वो अपने हार्मफुल लेवल के बियॉन्ड तो नहीं है, और जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स है उनका लेवल क्या है। ये अपने आप में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन के का पार्ट है। जो प्रोडक्ट हैं उनको असाइन किया जाएगा स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट, जैसे कि कितनी एनर्जी है, शुगर है, सॉल्ट है, फैट है, तो इसके लिए स्टार रेटिंग किया जाएगा। इसका जो एम है टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड्स को के कंजम्पशन को डिस्करेज करना, मतलब उसको बढ़ावा ना देना। लेबलिंग इज बेस्ड ऑन, ये आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दो, लेबलिंग इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल्स, ठीक। इसमें मिनिस्ट्री ये हेल्थियर डाइटरी हैबिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और कौन कौन से कैंपेन चला रही है, तो एफएसएसआई चला रही है प्रमोट करने के लिए कि सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड हो, और उस कैंपेन का नाम है ईट राइट इंडिया। ये आप मेंस में एग्जाम्पल के लिए लिखोगे और प्री में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि ईट राइट इंडिया कैंपेन कौन चला रहा है। आंसर है एफएसएसएआई। आज से थोड़ा कम, ये कैंपेन एम करता है टू रिड्यूस सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल इनटेक। इसके अलावा कुछ और कैंपेन्स हैं। प्रमोशन ऑफ ट्रांस फैट फ्री इंडिया, इसका जो टारगेट था एलिमिनेट करना वो 2022 तक था कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट किया जाए, और एफएसएसआई ये मानते हैं कि ये टारगेट अचीव किया जा चुका है। तो मतलब ये कि ये प्री और मेंस में कभी आ जाए तो समझिए कि इसके टारगेट अचीव्ड हैं, ये ध्यान रखना। ईट राइट स्कूल एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि प्रमोट करता है स्कूलिंग में किस तरह से गुड फूड बच्चों को मिले। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए एंड डी का जो फोर्टिफिकेशन को ऐड किया जा रहा है स्टेपल डाइट्स में, यानी कि अनाजों में, तो ये अपने आप में फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री के साथ मिलकर एफएसएसआई काम कर रही है टू रिफॉर्मुलेट प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। ये सपोर्ट करता है पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स को, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी के लोगों को किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करने चाहिए। चलिए, एफएसएसआई लेबलिंग से हम एक नज 100 का एमसीक्यू देखते हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग रेगुलेशन प्रपोज्ड बाय एफएसएसआई, यानी कि जो फ्रंट ऑफ लेबलिंग, यानी कि लेबलिंग जो फ्रंट में प्रपोज किया गया है एफएसएसआई के द्वारा, ये क्या एम करता है। आपके सामने क्वेश्चन है,
इस वीडियो को आप रोको और इसको अटेम्प्ट करो। फर्स्ट, टू अलर्ट कंज्यूमर्स अबाउट हाई लेवल ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट। आई थिंक ये सही है। सेकंड, मैंडेट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ओनली ऑन द बैक साइड ऑफ द फूड पैकेजिंग। अभी हमने बात की, ये बैक साइड नहीं है, फ्रंट साइड है। देखो कितना बारीक बारीक पॉइंट बन सकता है ना इसी क्वेश्चन पे। इंट्रोड्यूस स्टार रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल एंड आई थिंक ये भी सही है। प्रमोट प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन, अभी प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन को प्रमोट तो नहीं कर सकते, डिस्करेज कर सकते हैं, तो ये 2 और 4 गलत है। 2 2 2 आउट, 4 4 आउट। ऑब्वियस आंसर इज 1 एंड 3। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 100 MCQ2 है हेल्थ मिनिस्ट्री इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च्ड बाय, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय हेल्थ मिनिस्ट्री या FSSAI टू प्रमोट हेल्थियर डाइटरी हैबिट्स। अब देखते हैं आपको कौन कौन से याद है। ईट राइट इंडिया, हाँ है। आज से थोड़ा कम कैंपेन, हाँ है। ईट राइट स्कूल, हाँ है। नेशनल आयन प्लस इनिशिएटिव, अब देखो आर्टिकल में तो नीपी नहीं था, लेकिन क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है? परहैप्स यस, तो सभी सही होंगे, यस ऑल 4। नेक्स्ट है, एक बात और, आप ना जब भी आंसर करो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आंसर करो। अगर आपने आर्टिकल ध्यान से सुना है तो आप क्वेश्चन देखो और आंसर करो वीडियो रोक के, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तब तक आप इसे आंसर करो। द न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग model used in India front of pack labeling regulation is based on FAO nutrient model, WHO nutrient profile model, ICMR dietary guideline, UNDP standard diet framework। तो सब गलत है, सिर्फ और सिर्फ WHO सही है, बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल वाज टारगेटेड बाय FSSAI एंड अचीव्ड एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, कौन सा गोल अचीव किया जा चुका है FSSAI के द्वारा? यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, नो। टोटल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट बाय 2020, यही सही है। ठीक, आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे भी सही ऑप्शन होता है। कंपलसरी कैलोरी, नहीं। 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, नहीं। बी इज द आंसर। अब इस आर्टिकल में यूपीएससी का रिलेवेंस कौन कौन से पॉइंट हैं, ये आप इस पीडीएफ को पाओ कहां से? दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का ये चैनल है, यहां से। इस पीडीएफ में ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको आप यूज करो अपनी प्री और मेंस की तैयारी में, ठीक है। तो बिकॉज जीएस में हम लोग मीन्स 500 जो प्रोग्राम चलाते हैं उसका मेन पर्पज ये है कि आप कैसे 500 प्लस मार्क्स सिक्योर करो जीएस 1 2 3 4 में केवल, ठीक। 500 का टारगेट आप रखिए, और वो तभी हो सकता है जब करंट को आप यूटिलाइज करें अपने फ्यूचर की प्रिपरेशन को लेकर। तो इनको आप पढ़ो और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। हाँ, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बायो स्केचेस द मूव पिक्चर्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के पार्टिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, तो कैसे मूव करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उसकी स्टडी के लिए एक नया न्यू डीप लर्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? पहले प्री का क्वेश्चन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट और राइस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फ्राई यूनिवर्सिटी, ये जर्मन टर्म है, इसको फ्राई इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, यूनिवर्सिटैट नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी ही होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने डेवलप किया है एक न्यू डीप लर्निंग मॉडल जिसका नाम है बायोएमो, और ये प्रोटीन के बिहेवियर को चेक करेगा। ये बहुत तेज है और बड़े स्केल पे ये काम कर सकता है, ये एडवांटेज है ट्रेडिशनल के ऊपर। एंड ये क्या है? ये न्यू एआई टूल है जो कि प्रिडिक्ट करता है हाउ प्रोटीन स्ट्रक्चर से चेंज ओवर टाइम, और उनके डायनेमिक बिहेवियर को चेक करता है, केवल शेप को नहीं, उनके बिहेवियर को, डायनेमिक बिहेवियर को ये एक्सप्लेन करता है। एंड ये बिल्ड किस पे है? तो ये अल्फा फोल्ड यानी कि गूगल डीप माइंड पर बिल्ड है, बट ये अपने आप में 1 स्टेप फर्दर जाता है, मूविंग पिक्चर्स को भी, प्रोटीन के मूविंग पिक्चर्स को भी ये रीड कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जो शेप शिफ्टिंग है प्रोटीन का, ये उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल सिग्नलिंग, डिसीज मैकेनिज्म, इन सब को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है। ये क्रूशियल है ड्रग डेवलपमेंट में, यानी कि दवाइयों के निर्माण में, डिसीज मॉडलिंग में, मतलब पता लगाने में कि कौन से डिसीज किस तरह से बन रही हैं और किस तरह से
उनका ट्रीटमेंट डेवलप किया जा रहा है। और प्रोटीन का मॉल फंक्शन जो बॉडी में होता है, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सैचुरेशन, इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करता है। ये कॉन्सेप्चुअल एडवांस है, ये हम बातें इसमें कर चुके हैं। कुछ और चीजें जो हमको देखनी है, हाँ, ये इमेज आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि इस तरह से प्रोटीन की इमेजिंग करता है। देन हाउ डज इट वर्क? तो ये अपने आप में एआई बेस्ड एनर्जी लैंडस्केप मॉडलिंग है टू स्टिमुलेट हाउ प्रोटीन फोल्ड एंड मूव्स। प्रोटीन कैसे फोल्ड होता है और कैसे मूव करता है, ये प्रेडिक्ट करता है उस रेंज को, रेंज ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन माइट टेक, कि कौन कौन से प्रोटीन के जो नेचर हैं और उनका रेंज कितना होने वाला है, ये उसको प्रेडिक्ट करेगा। इसका एप्लीकेशन जैसे हमने पहले बताया, टारगेट प्रोटीन एट स्पेसिफिक स्टेज में, खासतौर से ड्रग डिजाइन में ये यूज होता है। इसके अलावा अल्जाइमर, कैंसर, पार्किंसन डिसीज में ये इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू बायोइम्यून रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए आंसर करिए, वीडियो रोकिए और आंसर करिए। मैं बाद में सबके कमेंट पढ़ता हूँ। इट इज इट इज एन एआई टूल डिजाइन टू स्टिमुलेट स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दूसरा, इट प्रोवाइड्स insights into how protein change and their shape over the time। ये तो सही है, पहला वाला सही कि नहीं, ये हमको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बायो में प्रोटीन हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट एंड डिसीज अंडरस्टैंडिंग। चलिए ये सही है। फर्स्ट सही है कि नहीं, इसको देखते हैं। इट इज एआई टूल, हाँ ये यहाँ तक ये सही है। डिजाइन टू स्टिमुलेट द स्टैटिक स्ट्रक्चर, नहीं, डायनेमिक स्ट्रक्चर। स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं, ये डायनेमिक स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, ये उसके मूवमेंट पे काम करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट गलत है। सिमिलरली अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो मोर देन 600 सुपीरियर मोस्ट एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो नज यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, जिसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों को अपने लास्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करने का मौका मिला। एंड एंड दे मेड हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग यूपीएससी फाइनली, जबकि उनका 5 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ था। ठीक है, इस साल भी इसमें 33 प्लस सिलेक्शन हुए हैं, 31 प्लस 33, यस 33 प्लस 33 एग्जैक्ट सिलेक्शन हुए हैं नज 100 से प्रीलिम में। ठीक है, तो अगर आप 2026, 27 या 28 को प्लान कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नज 100 विथ 3 ईयर वैलिडिटी। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ग्रेटर अवेयरनेस हेल्प टू डील विद रेयर डिसीज। हम फोकस करेंगे रेयर डिसीज की स्टडी पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेयर डिसीज होती क्या है। रेयर डिसीज की देखिए ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज इनके नंबर कम है इसलिए इनको रेयर डिसीज कहा जाता है। तो रेयर डिसीज वो कंडीशन होती है जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जैसे ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यही एग्जांपल आपके काम के हैं। प्री में ये एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में रेयर डिसीज है, या इनमें से कौन कौन से रेयर डिसीज है, तो भी यह नाम आपको पता होनी चाहिए। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, गॉसर डिसीज और पॉम डिसीज, तो ये सब रेयर डिसीज हैं। चैलेंजेस क्या है इनको डील करने में, ये डायग्नोसिस में देर से होते हैं बिकॉज ये कम पॉपुलेशन में है, इनके बारे में अवेयरनेस नहीं सोसाइटी को, और इनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑफन इनको ऑर्फन डिसीज भी कहते हैं, ऑर्फन ड्रग भी कहते हैं जो इनको ट्रीटमेंट के लिए होती है, बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, इसलिए उनको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ऑर्फन ड्रग किससे रिलेटेड है, और रेयर डिसीज से। ठीक है, ये उसका एक वो है, एक क्लासिफिकेशन एक तरीके से बेस्ड ऑन उसके जो फीचर्स हैं कि हाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड ड्रग्स कम है, इसलिए बस एज सच ऑर्फन डिसीज का और कोई मतलब नहीं, ये उसका सोशोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना कि मेडिकल क्लासिफिकेशन। लो इन्वेस्टमेंट बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अगेन कम पॉपुलेशन में तो फायदे का कोई ज़्यादा उनको स्कोप दिखता नहीं है। लैक ऑफ रिसर्च, इस तरह की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अवेयरनेस इसमें क्रूशियल है, अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशन होना अच्छा होगा। इनकरेज करता है जेनेटिक काउंसलिंग को, इसमें इनकरेज करना चाहिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को, पेशेंट सपोर्ट नेटवर्क, पब्लिक फंडिंग, सब मेंस के लिए क्वेश्चन है। पॉलिसी अटेंशन, गवर्नमेंट एफर्ट इसका रिगार्डिंग क्या है, तो इंडिया की एक पॉलिसी है, बस इसे आप याद रखना, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021।
ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू 20 लाख अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि, फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट, अब प्रमोट करता है लोकल लेवल ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। नज 100 MCQ 6 है रेयर डिसीज के बारे में। विद रेफरेंस टू रेयर डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेयर डिसीज टिपिकली अफेक्ट लार्ज नो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। Early awareness and diagnosis can significantly improve the treatment outcomes. Yes, India's national policy for rare disease offers financial assistance. Yes, 2 and 3 सही है, 1 and 2 गलत है। ठीक है। बी, न्यूली कमीशन निस्तार, INS निस्तार क्या है? INS निस्तार विल हेल्प सेव लाइफ्स इन डीप सी। डीप सी में ये जीवन बचाने में काम आएगा। तो क्या क्या हमको ध्यान देना है? INS निस्तार कमीशन किया गया है कब? इसी फ्राइडे को, बीते हुए फ्राइडे को, ऑन इट्स सिस्टर शिप निपुन along with DSRVs with provide Navy and NIS critical capability in conducting deep sea rescue and trapping trapped submarines। यानी कि सबमरीन्स को रेस्क्यू प्रोवाइड करेगा और जो सबमरीन्स को एक तरीके से सपोर्ट प्रोटेक्शन देगा INS निस्तार। ठीक, तो इसमें संबंधित हम जरा प्री के लिए तैयारी करते हैं। फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड है एंड डेवलप किया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि 100% डिजाइन है, अराउंड 80% इंडिजिनस है, अराउंड 80%। ठीक, आइए और देखते हैं। हाँ, एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये यानी कि जो सपोर्ट वेसल है इसके लिए इसको बनाया गया है। इसको बनाया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कमीशन किया गया विशाखापत्तनम में इन 2024। ये सक्सेसर है सोवियत एरा का जो INS निस्तार है, वो 1971 और 89 के बीच में डेवलप हुआ था। वो इंडिया का फर्स्ट सबमरीन रेस्क्यू वेसल था। रेस्क्यू वेसल, ये सबमरीन नहीं है, ये सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। इसका फीचर क्या है? इसकी लेंथ है 120 मीटर। यूपीएससी ने पहले लेंथ और वेट पर क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमने इस पर ध्यान दिया। 80% इंडिजिनस हमने पहले बताया था, 100% नहीं है। इंडिजिनस कंटेंट 122 प्लस MSMEs के सपोर्ट से किया गया था, यानी कि 120 से अधिक MSMEs इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके इंडिजनाइजेशन में। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं? इट इज इक्विप्ड विद एयर सैचुरेशन ड्राइविंग सिस्टम, यहाँ से आप प्री के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स, ये DSRV पीछे आया था, ये यूके ने इसको सप्लाई किया है, ध्यान रखना। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल एंड साइड स्कैन सोनार्स, सबसी क्रेन 15 टन कैपेसिटी के, हेलीकॉप्टर सपोर्ट, ऑपरेशन थिएटर इसमें है, ICU है, हाइपरबैरिक मेडिकल फैसिलिटी है। चलिए और देखते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये इंडिया को एनहांस करता है अंडर वाटर डोमेन में, खासतौर से सबमरीन रेस्क्यू में। एलिमिनेट्स डिपेंडेंसी ऑन लीस्ट कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स फॉर DSRV, तो जो लीज पे हम लोग कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म अभी तक यूज कर रहे थे उस पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा। आप ये राउंड द क्लॉक एंड ऑटोनोमस ऑपरेशन ऑन हाई सीज इंश्योर करेगा, बिकॉज ये हमारा अपना बनाया हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन ईस्टर्न सीबोर्ड विशाखापत्तनम एंड ये सिस्टर शिप है शिप निपुन का। इसका सिस्टर शिप कौन सा है? निपुन, याद रखना प्रीलिम के लिए। इन वेस्टर्न सीबोर्ड मुंबई, यानी कि अब देखो वेस्टर्न कोस्ट पे निपुन एंड ईस्टर्न कोस्ट पे निस्तार ऑपरेट करेंगे। ठीक, इंश्योर्स डुअल कोस्ट सबमरीन रेस्क्यू। डुअल कोस्ट कैसे? वेस्टर्न कोस्ट में निपुन मुंबई के साइड और ईस्टर्न कोस्ट यानी कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम के साइड निस्तार। चलिए, रीजनल एंड ग्लोबल रोल में इंडिया अब उन 12 देशों में हो चुका है जिनके पास डेडिकेटेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम है। बाकी ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, ये बूस्ट करता है इंडिया की स्टैंडिंग को इन HADR ऑपरेशन। ये HADR ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ये HADR ऑपरेशंस होते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। ठीक, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में इंडिया की अब जो स्टेचर है वो इंक्रीज हो गई है। डिजास्टर की फील्ड में भी इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो इससे बढ़ रही है। ब्रॉडर इम्पैक्ट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, शोकेसिंग इंडिया मैरीटाइम इंडस्ट्रियल बेस एंड ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है। मेंस के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इनको आप तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रीलिम का क्वेश्चन, हाँ एक बात और, अगर आप मेंस 500 के एस्पायरेंट है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के आप हमें भेज भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम नंबर्स पे, जो कि हर पेज के नीचे दिया हुआ है। प्रीलिम पे क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। With reference to INS Nistar recently commissioned by Indian Navy, consider the following. India's first indigenously designed and constructed diving support vessel है, perhaps yes. दूसरा, INS Nistar is equipped to carry operate deep sea submergence rescue vehicle. Yes, DSRV है ये, DSV है, DSRV दोनों है. It has been constructed by Majdown Docks Shipbuilders Limited, MDL. No. The vessel will operate exclusively on western seaboard. No. वेस्टर्न कोस्ट में निपुण है, ईस्टर्न कोस्ट में ये अप्लाई होगा. हाँ, इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, ना कि एमडीएल ने. नेक्स्ट देखते हैं. फॉलो द बर्ड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वेटलैंड्स आर वर्थ. तो हम वेटलैंड्स को बर्ड्स की आंखों से समझने की कोशिश करेंगे. डाउन टू अर्थ का बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल है. इसको आज हमने द कॉन्सेप्चुअल आइज के टेलीग्राम चैनल पे आर्टिकल शेयर भी किया था डाउन टू अर्थ से. और अगर आप द कॉन्सेप्चुअल आइज पे इसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. ये समझ जाइए, सब्सक्रिप्शन के बिना भी आप डाउन टू अर्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है. चलिए आइए इसको समझते हैं. तो सबसे पहले आर्टिकल क्या है, फिर एक बार देख लीजिए. फॉलो द बर्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वेटलैंड आर वर्थ. तो बर्ड्स की आंखों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है. नाइस आर्टिकल, इसको देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, इनक्रेडिबल बर्ड माइग्रेशन. आर्टिकल कहता है द बार टेल्ड गॉडविक. अब इन्हीं बर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. ये फ्लाई करता है ओवर 10,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्रॉम अलास्का टू न्यूजीलैंड. किस पर रिलाई करता है, वेटलैंड्स पर, फॉर वाइटल स्टॉप ओवर्स. यानी कि ये वेटलैंड्स पर खाने पीने और सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, जो बीच में पड़ते हैं. अलास्का से न्यूजीलैंड तक 10,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये ट्रैवल करता है. नॉन स्टॉप मतलब ये नहीं होता कि खाने के लिए भी नहीं रुकेगा, मतलब ये कि ये वहां पे हैबिटेट बना के कुछ समय रहेगा नहीं, इसका ये मतलब है. सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड, कवरिंग 6% ऑफ अर्थ. वेटलैंड सपोर्ट 40% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. देखो, डाउन टू अर्थ से सीधे सीधे लाइनें आते हैं एग्जामिनेशन पे, इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी से इसे पढ़िए. ये लाइवलीहुड सपोर्ट करता है 4 बिलियन पीपल को. क्लीन वाटर, कार्बन स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल एंड क्रूशियल हैबिटेट प्रोवाइड करता है. चिंता क्या है, रैपिड वेटलैंड लॉस हो रहा है. सिंस द 1970s द वर्ल्ड हैज लॉस्ट 20% ऑफ इट्स वेटलैंड ऑलरेडी. और जो कि एरिया करीब हाफ ऑफ द बिलियन फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतना वेटलैंड लॉस हो चुका है. एंड एट दिस रेट 20% मोर कुड वैनिश बाय 2025 टू 2050. यानी कि अगर इसी गति से वेटलैंड हमारे बर्बाद हुए तो 2050 तक 20% वेटलैंड और खत्म हो सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक का जो लॉस होगा वो होगा करीब करीब 38.9 ट्रिलियन का इन इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोलॉजिकल रेड फ्लैग्स, ये अपने आप में वेटलैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट लीड टू वेटलैंड डिग्रेडेशन है दैट लीड टू डिक्लाइन इन माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन. ये इसका इकोलॉजिकल रेड फ्लैग है, बिकॉज जैसे जैसे वेटलैंड कम होते हैं उसी तरह जो बर्ड्स मूवमेंट है वो घटता है. ये अपने आप में ब्रॉडर एनवायरमेंट थ्रेट और उसके बैलेंस को शो करता है. पॉलिसी एंड अवेयरनेस गैप है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने में. पुअर लॉज, लो अवेयरनेस, डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग देयर वैल्यूज, ये अपने आप में कंजर्वेशन को हिंडर करता है. नीड फॉर वैल्यूएशन एंड लीगल फ्रेमवर्क है, हमको जरूरत उस चीज की है. फाइनेंशियल कंजर्वेशन को फाइनेंस करना चाहिए. वेटलैंड प्रोटेक्शन सफर फ्रॉम 700 बिलियन एनुअल फंडिंग गैप. इतना पैसा चाहिए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और धीरे धीरे हम अपने वेटलैंड्स को और खत्म करते जा रहे हैं. फाइनेंसिंग के हमें इनोवेटिव टूल्स डेवलप करने चाहिए, जैसे डेट फॉर नेचर स्वैप, पीईएस, ग्रीन बॉन्ड, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, इनका यूज करना चाहिए. इसके अलावा फ्लाईवेज वो स्थान होते हैं एयर में जहां से बर्ड फ्लाई करते हैं फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट. ये अपने आप में रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव के लिए चलाया गया है टू
दैट एम्स टू कंजर्व 50 प्लस की वेटलैंड साइट्स जहां मेजर माइग्रेटरी बर्ड रूट करती हैं, मतलब वहां से निकलती हैं और खाने पीने के लिए रुकती हैं। ये अपने आप में शो करता है स्केलेबल ट्रांसनेशनल मॉडल फॉर कंजर्वेशन। ग्लोबल एक्शन फ्यूचर में क्या किया जा रहा है, तो कॉप 15 जो जिम्बाब्वे में हुआ था इज क्रूशियल फॉर अ क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान टू अडॉप्ट फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि 2025 से 2034 के बीच में टाइमलाइन को प्ले करता है, एंड फॉर इंटीग्रेटेड वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंसिंग। इसमें कॉप 59 जिम्बाब्वे जो जुलाई 2025 में हुआ है वो हमें एक राह दिखाता है। तो सब बातें याद रखना, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज और ह्यूमन सर्वाइवल से रिलेटेड चीजों के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, उसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। अब इसमें की वर्ड यूज किए हैं, डेट टू नेचर स्वैप, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये क्या है डेट फॉर नेचर स्वैप? तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, जिन्होंने किसी डेवलप्ड कंट्री या किसी मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, एफएओ या यूनेप, ऐसी किसी संस्था से, जिसने, यूनेप तो खैर लोन नहीं देता, वर्ल्ड बैंक देता है, आईएमएफ देता है, या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, यूके, यूएसए, ये जो ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं वो डेट देती हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का जो डेट है ना, उसे माफ कर दिया जाता है, उनका कर्ज फॉरगिव कर दिया जाता है, उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। क्यों? जो डेवलपिंग कंट्री है वो ये प्रॉमिस करती है कि वो उस फंड को यूज करेंगे नेचर की रीजनरेशन में। यानी कि जैसे कि नेचर का रीजनरेशन कैसे हो सकता है, वेटलैंड कंजर्वेशन में, एफोरेस्टेशन में, जंगल लगाना, इस तरह के कार्यों में वो फंड लगाया जाएगा। इसका एग्जांपल है 2023 में गैबॉन ने साइन किया था 500 मिलियन डेट फॉर नेचर स्वैप टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन जो इकोसिस्टम सर्विस को यूज करती है, तो वो अपने उन यूजेस के बदले उन लोगों को, जैसे लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, विलेजर्स हैं, उनको कुछ फंड करे, कुछ फाइनेंसिंग करे। जैसे कोस्टा रिका नेशनल पीएस प्रोग्राम पे करता है लैंड ओनर्स को टू मेंटेन फॉरेस्ट बेनिफिटिंग वाटर एंड कार्बन साइकिल, जैसे कि कार्बन साइकिल और फॉरेस्ट वाटर साइकिल मेंटेन रहती है। इसकी हेल्प से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको हल्के में ले रहे हैं तो। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड आप जानते हैं, वो बॉन्ड जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इशू किया जाते हैं वो है ग्रीन बॉन्ड। जैसे इंडिया फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड इन 2023, जिसने कि 8,000 करोड़ रुपए रेज किए थे फॉर लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। चलिए, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट क्या होते हैं? यदि कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी या कोई डेवलपिंग नेशन में कोई कम्युनिटी, वो बायोडाइवर्सिटी को रिच करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी जैसे मान लीजिए किसी ने हैबिटेट को रिस्टोर किया, स्पीसीज को कंजर्व किया, तो उनको मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। इन क्रेडिट को बेच सकते हैं उन कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स को जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ताकि उनके द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया गया है उसको वो पे कर सकते हैं इन क्रेडिट्स को खरीद के। जैसे ऑस्ट्रेलियन बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट स्कीम और पायलट प्रोग्राम्स इन ईयू, ये जो चलाए जा रहे हैं, इसमें अभी थोड़ी दिक्कत ये है कि जो इसका स्टिल ये अपने आप में इमर्जिंग मार्केट है। जैसे कि कार्बन क्रेडिट एक काफी डेवलप्ड मार्केट है, उसकी तुलना में ये अपने आप में इमर्जिंग है, उतना अभी मेच्योर नहीं हुआ है। इसके हेल्प से हम समझते हैं कि वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया क्या है। तो इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से लॉज हैं उनको समझते हैं। आप जानते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे यहाँ एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट है, जो कि कई सारी चीजों को रेगुलेट करता है, और उनमें वेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है जो कि अपने आप में वेटलैंड को इंक्लूड करता है। इसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 का है, जिसने 2010 वाले वेटलैंड रूल्स को रिप्लेस किया था। ये डिफाइन करता है व्हाट इज वेटलैंड,
ठीक। इसके अलावा प्रोहिबिट करता है सर्टेन एक्टिविटीज जैसे इंक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन अराउंड वेटलैंड। ये स्टेब्लिश करता है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड अ नेशनल वेटलैंड कमिटी। ये मैंडेट करता है वेटलैंड वाइज मैनेजमेंट प्लान्स। एक एक वेटलैंड को फोकस करते हुए प्लान को मैंडेट करता है एंड फोकस करता है इकोलॉजिकल करेक्टर एंड वाइज यूज प्रिंसिपल पर, सो दैट कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 का है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आप इसे शॉर्ट में कहते हैं 2002, नॉट 22, 2002। ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी particularly through biodiversity management committees and people's biodiversity register. Ramsar Convention 1971, no, Ramsar Convention, Ramsar Convention 1971, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। एज ऑफ जुलाई 2024 इंडिया हैज 18 रामसर साइट्स, 80 रामसर साइट्स, ये एशिया में सबसे अधिक है। द रामसर डेजिग्नेशन हेल्प करता है वेटलैंड की रिकॉग्निशन में और उनको फंडिंग के लिए। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो वेटलैंड से रिलेटेड है। तो वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल एजेंसी है वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेवल पे। नेशनल वेटलैंड कमिटी कोऑर्डिनेट करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है टेक्निकल एंड गाइडेंस को। इनिशिएटिव एंड स्कीम जैसे कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, अमृत धरोहर इनिशिएटिव, MIS फॉर वेटलैंड, GIS बेस्ड वेटलैंड इन्वेंट्री असेसमेंट। कुछ चैलेंजेस आप थोड़े से जनरल हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपने हल्की फुल्की भी पढ़ाई की होगी तो ये आपको पता होंगे, ठीक है। ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इनको हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप जानते हैं, अगेन ये थोड़े से जनरल हैं, फोल्डर टाइप से हैं। क्लाइमेट एडॉप्शन, अर्बन प्लानिंग, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम, वेटलैंड हेल्थ, इंडेक्सिंग, प्राइवेट एंड CSR इन्वेस्टमेंट। तो इनको हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इनको देख वीडियो रोक कर आप इनको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मेंस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। सो मेंस 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन इज वेटलैंड्स आर क्रिटिकल इकोसिस्टम दैट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेट हाइड्रोलॉजी एंड पॉजिटिव लाइवलीहुड, डिस्कस। आंसर लिखिए इसका। ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। नच 100 यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 है। With reference to wetland, consider the following statement. Wetlands cover around 6% of Earth's surface but support 40% of global biodiversity. क्या सही है या गलत है? वेट करते हैं। बार टेल्ड गॉडविक ये माइग्रेटरी बर्ड है जो कि अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच में नॉन स्टॉप जर्नी करता है। दैट्स ट्रू। वेटलैंड्स आर, ये सही है, लीगली बेटर प्रोटेक्टेड देन फॉरेस्ट अंडर इंटरनेशनल वेटलैंड कन्वेंशन। नो, वेटलैंड से फॉरेस्ट से ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए गलत होगा। फॉरेस्ट का ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन में। ओके, द रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव फोकस ऑन कंजर्विंग wetland sites along bird migratory routes in the East Asian Australian flyway। बताइए, 2 सही है 3 गलत है, तो टोटल कितने सही हैं? ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप आराम से पढ़िए, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और आप आंसर करिए। आई एम वेटिंग। चलिए, केवल 3 गलत है। पहला सही है, 6% अर्थ सरफेस, 40% बायोडाइवर्सिटी, और रीजनल फ्लाईवेज इनिशिएटिव में ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है। तो 1 सही है, 4 सही है एंड 2 सही है। तो 1 to 4 सही है, मतलब ओनली 3। ठीक है, सी इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, देखते हैं इस आर्टिकल की मेन बातें क्या हैं। तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, सब देखते हैं। तो क्वाड कंट्रीज ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना क्वाड कंट्रीज के बीच में, ई वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल। नाउ चाइना की डोमिनेंस की स्टोरी है क्या? चाइना कंट्रोल करता है 60% लिथियम, 90% रेयर अर्थ एंड 62% कोबाल्ट रिफाइनिंग को। इसलिए वर्ल्ड की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है। क्वाड कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखने के लिए चाइना पे डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं, बिकॉज चाइना अपने इस
डोमिनेंस को जियोपॉलिटिकली यूज करता है एक्सपोर्ट बैन करके, जैसे चाइना ने गैलियम एंड ग्रेफाइट बैन किया था इन रेस्पॉन्स टू टेक रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम यूएस। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है ताकि आप किसी एक कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें, और इससे आपकी नेशनल प्रायोरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहती है। डाइवर्सिफिकेशन के एफर्ट्स में क्या किया जा रहा है, तो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल अलायंस, एससीआरआई, एनर्जी रिसोर्स गवर्नेंस इनिशिएटिव, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन माइनिंग, रिफाइनिंग एंड टेक, स्ट्रेटेजिक बायलैटरल पैक्ट, लॉन्ग टर्म मिनरल ऑफ टेक अग्रीमेंट, इस तरह के कई सारे पैक्ट किए जा रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक स्टेप्स कौन से हैं, तो इंडिया ले रहा है काबिल, जो कि सिक्योर करता है लिथियम डील इन अर्जेंटीना, और ये इंडिया इसमें ज्वाइन हुआ था काबिल में 2023 में। इसके अलावा यूएस का मिनरल डिप्लोमेसी, ऑस्ट्रेलिया का रिसोर्स सप्लायर, ये हमारे लिए उतना काम के नहीं है। जापान का रिसोर्स पुअर है लेकिन टेक रिच है, और ये एडवोकेट करता है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को, तो ये भी जापान का भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग क्वाड इनिशिएटिव ऑफर्स वीविंग मिनरल थ्रू नेशनल सिक्योरिटी लेंस एंड नॉट जस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब ये कि इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस हैं ट्रेड टेंशंस, जैसे अमेरिका का टैरिफ, आउकुस रिव्यू, इंडो जापान रेयर अर्थ डील सस्पेंशन, ये जो सस्पेंड हो गया ना, दैट वाज नॉट गुड। कोऑर्डिनेशन हर्डल्स जो हैं वो खासतौर से लॉन्ग टर्म में, और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्लो है। वे फॉरवर्ड, जाहिर सी बात है अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, थ्रेट परसेप्शन को पहले से अलाइन करना है नेशनल इंटरेस्ट में, एंड कमिट करना है क्लियर टाइमलाइन, उनको इम्प्लीमेंट करना है टाइमली, उस पर फंडिंग करना। इसके अलावा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाना, मीनिंगफुल एंड इंडो पैसिफिक इम्पैक्ट होनी चाहिए। क्वाड के बारे में अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आप यहाँ से बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। 2007 में इसका आइडिया जो है शिंजो आबे ने दिया था, और बाद में इसे एक्टिवेट किया गया 2017 में। ये इसमें इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं, और इसमें कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। ठीक है, स्टेप्स हम इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें बात कर चुके हैं, एरियाज के बारे में भी बात कर चुके हैं जहाँ जहाँ ये प्रमोट करेगा चीज़ों को। ये मारीटाइम सिक्योरिटी में मालाबार एक्सरसाइज करता है, टेक्नोलॉजीज में 5G, सेमीकंडक्टर, एआई। हाँ, चाइना के बीआरआई को काउंटर करने की कोशिश करता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप जो कोविड टाइम में हुआ था। रिसेंट डेवलपमेंट्स ये है कि क्वाड वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, और क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि स्टेम स्कॉलर्स के लिए दिया जा रहा है। ये इसका रिसेंट डेवलपमेंट है, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, एंड ये नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग कंट्री के अलग अलग है। जैसे इंडिया रसिया का अलायंस अच्छा है, और जो यूएस टैरिफ लगा रहा है ये अपने आप में क्वाड को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। दूसरी बात, हर चीज को एंटी चाइना इंस्टेंस पे मेंटेन रखना, ये अपने आप में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाता है, और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी नहीं है। नीड फॉर ग्रेटर ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ज्यादा ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन की कमी तो बहुत जगह है, कई जगह तो कई इतनी ज्यादा है कि ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है ना। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस हमने बात कर लिया। इसके अलावा इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है ग्लोबल ट्रेड में, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशन रीजन में टेक्नोलॉजी की एक्सेस, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट एंड मिनरल सिक्योरिटी, इन फील्ड्स में इंडिया को ध्यान देना है। ये मेंस का आप आंसर लिख सकते हैं कि क्वाड critical mineral initiative reflect growing strategic convergence among Indo-Pacific partners, but faces challenge of trust, coordination and execution. इस पर एक टर्म और ऐड करना चाहिए, डिस्कस कीजिए, डिस्कस करिए। ठीक है, नेक्स्ट, discuss the importance of critical mineral security geopolitical strategy, suggest how Quad can enhance resilience in global supply chain। 250 वर्ड्स में आप इनको आंसर कर सकते हैं। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल क्वाड मेंबर कंट्रीज आर मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। पहले इसको देखते हैं। देखिए, चाइना होल्ड ओवर 50% शेयर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स ग्लोबली, ये सही है, इसको हम देख चुके हैं। क्वाड इनिशिएटिव फोकस सोलली on commercial investment
इन क्रिटिकल मिनरल, तो सोलली कॉमर्शियल है क्या? ठीक है, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। इंडियाज खनिज खनिज विदेश इंडियाज खनिज विदेश विदेश इंडिया, ये काबिल जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, हैज सिक्योरिटी क्रिटिकल मिनरल डील इन लैटिन अमेरिका, तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में है, ये सही है। 2 और 4 सही है। क्या और कोई स्टेटमेंट सही है? मैं आपको देता हूँ कुछ सेकंड्स, आप इसे अटेम्प्ट करो। तो जैसे कि हमको पता है कि ऑल 4 क्वाड मेंबर्स मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के पार्ट हैं, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ये पूरी तरह से कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं करता, इसलिए गलत है, तो तीसरा हो जाएगा बाहर। 1 to 4 मतलब सी। नेक्स्ट, टेक्सटाइल सेक्टर सीक्स यूनिफॉर्म जीएसटी रेट फॉर टेक्सटाइल्स। ये यूनिफॉर्म जीएसटी का इशू क्या है, आइए इसको समझते हैं। सो कंसर्न है यूनिफॉर्मिटी की कमी जीएसटी में, ये मिसिंग है जो प्रॉमिस किया गया था जीएसटी के इम्पोजिशन में। जब से जीएसटी लागू किया गया तब से ये आइडिया था कि हाँ, वन नेशन वन जीएसटी होना चाहिए, बट इसमें कई सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले समझते हैं। इसको क्रिएट किया गया था एज ए यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया, जबकि इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। कैसे? ये डिफरेंट सेक्टर्स में एंड वैल्यू चेन्स में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स ऑफर करता है। इसमें कंप्लायंस बर्डन बढ़ता है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है और कोर्ट में केसेस बहुत पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं राइजिंग लिटिगेशन। मेन कंसर्न क्या है? तो रेट डिस्पैरिटी। सो रेट डिस्पैरिटी, इसमें डिफरेंट जीएसटी रेट्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल के लिए अलग, इंटरमीडिएट के लिए अलग एंड फिनिश्ड गुड्स के लिए अलग। अब ये प्रॉब्लम करता है कैसे, ये हम समझेंगे। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में रॉ यार्न के लिए एक रेट है, जबकि गवर्नमेंट के लिए दूसरा रेट है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, उसको भी देखेंगे, यानी कि धागे के लिए अलग रेट है और कपड़े के लिए अलग रेट है जीएसटी का। इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे। दिक्कत आती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, यानी कि इनपुट पर ज़्यादा टैक्स है और फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स है। तो जैसे मान लो कि मैं यार्न सप्लाई करता हूँ और ज़्यादा जीएसटी मैंने पे किया है, और कोई एक्स पर्सन है जो कि रेडीमेड कपड़े वो सप्लाई करता है और उसने कम टैक्स पे किया है, तो इसकी वजह से जो टैक्स मैंने पे किया है वो मुझे इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से वापस मिलना चाहिए। बट चूंकि मेरा ज़्यादा अमाउंट उसमें होल्ड हो गया, मेरी वर्किंग कैपिटल होल्ड हो गई, जिसकी वजह से जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप में कम हो जाएगी, बिकॉज मुझे सेम अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में और ऐसे केसेस में प्रॉब्लम करता है, और ये एक्यूमुलेट करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जिससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी की कमी है, एम्बिग्यूटी है। ठीक, क्लैरिटी नहीं है किस बात में, कि कौन सी चीज़ें गुड्स हैं, कौन सी चीज़ें सर्विसेज हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कैसे। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस है और फूड डिलीवरी गुड है ना प्रॉब्लम। ऑनलाइन, अब रेस्टोरेंट से ही फूड डिलीवरी होती है, तो ये प्रॉब्लम करता है। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या अंतर है, इस तरह के मामलों को कैसे डील किया जाए, इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। ये मेंस के लिए काफ़ी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं। इसमें एग्जेम्पशंस बहुत सारे हैं, मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड टर्नओवर थ्रेशोल्ड डिसरप्ट करते हैं टैक्स क्रेडिट चैन को, और ये लूप होल क्रिएट करते हैं। एग्जेम्पशंस की अभी हम बात करने वाले हैं कैसे। जैसे रियल इस्टेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, ये आउटसाइड हैं जीएसटी के रिजीम से। इससे टैक्स कैस्केडिंग होती है। टैक्स कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जैसे यार्न पर मान लीजिए, सॉरी, एग्जांपल लेते हैं इसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहल का लेते हैं। जैसे मान लीजिए रॉ अल्कोहल पर 10% टैक्स है, तो 100 रुपए की अल्कोहल हो गई 110 रुपए की। फिनिश्ड अल्कोहल पे मान लीजिए फाइनली फिर से 10% टैक्स है, तो ये जो 10 रुपीज़ पहले टैक्स पे किए गए हैं उस पर दोबारा 10% टैक्स लगेगा, तो ये ₹1 ये टैक्स ऑन टैक्स है, इसे बोलते हैं कैस्केडिंग। एंड ये अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू चेन क्रिएट करता है, इस तरह की एग्जाम्पशन जो चीज़ें जीएसटी के बाहर हैं। इसके अलावा जो स्मॉल सप्लायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं है, ये ब्रेक करता है आईटीसी चैन को, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चैन को ब्रेक करता है। स्टेट्स में डिस्पैरिटी है और इसकी वजह से अलग अलग रेट होने की वजह से इंटर स्टेट
ट्रेड की जो ईजीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? तो सप्लाई चेन एफिशिएंसी डिस्टॉर्ट होती है, हैम्पर करता है मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीज करता है कंप्लायंस कॉस्ट एंड डिस्प्यूट्स, एंड रिड्यूस करता है इंटेंडेड सिंप्लिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ जीएसटी, यानी कि इसमें जीएसटी की न्यूट्रलिटी एंड सिंप्लिसिटी में कमी आती है। कैसे क्या करना चाहिए? सजेशन है रैशनलाइज करो जीएसटी रेट्स को अंडर 3 रेट स्ट्रक्चर। अभी अभी कितना है? अभी है 5 एग्जेम्पशंस को मिलाकर। पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल एस्टेट, इन सबको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए टैक्स स्लैब्स को और इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करना चाहिए कि ये अक्रॉस द सेक्टर इजिली एंड क्विकली पे किया जाए। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो ये तब होता है जब रॉ मटेरियल पर कॉस्ट ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा हो और फिनिश्ड गुड्स पर कम हो। इसका मतलब है व्हेन जीएसटी रेट्स इनपुट में हायर हो देन फिनिश्ड गुड्स। तो सी आंसर होगा। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा और देख सकते हैं एंड एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरत लगती है तो आप पढ़ लेना। आगे हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये पॉलिटी एंड जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटिक्स सेक्शन उसके लिए रेलिवेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 143। तो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके रिलेशन में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें 2 पार्ट हैं, 143(1), 143(2), दोनों को देखेंगे। यहाँ पे 143(2) दोनों को देखेंगे। 141 क्या कहता है? ये डिस्क्रिशनरी है एंड एडवाइजरी इन नेचर है। प्रेसिडेंट में रिफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चूज टू आंसर और डिक्लाइन, सुप्रीम कोर्ट आंसर दे सकता है उस क्वेश्चन को जो प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं किसी लॉ या फैक्ट के बारे में, और डिक्लाइन भी कर सकता है। एंड ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब प्रेसिडेंट इसको माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस यहाँ पे प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। जबकि आर्टिकल 143(2) प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग कंसल्टेशन देता है। ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होता है, यही फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं? तो इसमें वो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट इश्यूज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होंगे। सो आर्टिकल 143(1) नॉन बाइंडिंग है, 143(2) बाइंडिंग है, हालांकि ये बहुत रेयर यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेरूवारी यूनियन केस 1960, ये इसमें आप ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू पाकिस्तान का मैटर था, जिसमें प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली थी। इसके अलावा अयोध्या केस 1993 के समय जो रेफरेंस है डिक्लाइन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन नहीं दी थी। डेल्ही सर्विस केस 2023 के केस में हालांकि 143 का यूज नहीं हुआ था, लेकिन इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। रोल ऑफ गवर्नर हालांकि 143 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि आर्टिकल ने यहाँ पे यूज किया, ध्यान से देखो, पावर ऑफ गवर्नर्स पावर, इसलिए हमने वहां पे लिखा, बट ऐसा इसमें कोई हमें डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज बस देख सकते हैं कि गवर्नर में एडवाइस और कम्युनिकेट विद प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 167C, 167 का सी, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, सही है। बी बाउंड टू फॉलो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इन ऑल केसेस नहीं हो सकता, 3 को बाहर करो। अब या तो 1 सही या 1 एंड 4 सही, देखते हैं। रेफर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट फॉर सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन, वेट करते हैं, इसको वेट करते हैं। डेलीगेट दिस पावर टू गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेवल, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। एक मिनट, ये तीसरा मैंने क्यों गलत किया? दूसरा गलत है, वेट 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 वेट, फिर से इसको करते हैं। देखो पहला सही है, दूसरा बी बाउंड टू फॉलो सुप्रीम कोर्ट इन ऑल केसेस, तो ऑल केसेस नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है ये, और पहला सही है। तीसरा देखें, रेफर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन, तो ये रेफर कर सकता है किसमें?
143 सब क्लॉज 2 में, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो 1 एंड 3 सही है, हमारा आंसर आ गया। फोर्थ गलत होना चाहिए। ये पावर डेलीगेट करता है गवर्नर को इन केस ऑफ स्टेट लेवल लीगल क्वेश्चन। नो, गवर्नर को इसमें कोई रेफरेंस यूज नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। आंसर होना चाहिए ए। चाइना डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। इसमें कंसर्न है लोअर रिपेरियन स्टेट को। तो पहले यहीं से जान लेते हैं कि लोअर रिपेरियन स्टेट कौन से होते हैं। तो लोअर रिपेरियन स्टेट किसी रिवर सिस्टम में वो होते हैं जहां से पानी नीचे गुजर कर ओशन में जाता है। जैसे चाइना के बाद पानी आता है, वाटर आता है इंडिया में, इंडिया के बाद बांग्लादेश में। तो इंडिया एंड बांग्लादेश इस मामले में लोअर रिपेरियन स्टेट हैं ब्रह्मपुत्र के केस में। पूरी कहानी समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र टिबेट में ओरिजिन होती है, वहां पे इसका नाम है यरलंगसांगपो। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इंडिया में एंटर होते हैं, फिर असम एंड देन बांग्लादेश को जाते हैं। तो इंडिया एंड बांग्लादेश लोअर रिपेरियन स्टेट है, जैसा हमने बताया था। चाइना ने एक बड़ा हाइड्रो पावर डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है जिसका नाम है ये कहां पर, मेडोग रीजन में एंड क्लोज टू ग्रेट बेंड नियर अरुणाचल प्रदेश। ये एक मिनट, ये रिवर को देखो पहले आप, ग्रेट बेंड कहाँ है वो समझो। इसका मैप नहीं है, लग रहा है मैप मिस हो गया, जबकि मैप डालने का इंस्ट्रक्शन था। कोई बात नहीं। ये रिवर ऐसे जाते हैं यूं, ये यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं फिर ऐसे जाते हैं। तो ये जहाँ पे ये टर्न होता है ना, इसे ही ग्रेट बेंड कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के पास टर्न होती है ऐसे, ठीक, इसे ही ग्रेट बेंड कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं मेजर कंसर्न क्या है लोअर रिपेरियन स्टेट इंडिया एंड बांग्लादेश के। तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। ये वाटर फ्लो को अल्टर कर सकता है, कम कर सकता है या फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। जब बहुत ज्यादा होगा तो फ्लड आएगा, जब बहुत कम होगा तो ड्रॉट आएगा। सडन रिलीज और डाइवर्जन ऑफ द वाटर, जैसे मैंने आपसे बताया था, ये वहां पे एग्रीकल्चर, फिशरी, इकोलॉजी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और बांग्लादेश में अफेक्ट करेगा। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिस्क है। चाइना पानी को वेपनाइज कर सकता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो डैम से पानी ज्यादा छोड़ सकता है ताकि इंडिया में बाढ़ आ जाए। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ऐसे डैम को का विरोध होना चाहिए। इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, इसमें डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सिविल और मिलिट्री दोनों वहां पर डेवलप किए जा सकते हैं चाइना के द्वारा। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ब्रह्मपुत्र सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेन मिलियंस इन असम एंड बांग्लादेश, अल्टर्ड sediment flow, water temperature could affect riverine ecosystem। यानी कि अगर सेडिमेंट का फ्लो और वाटर का टेम्परेचर अल्टर होता है ड्यू टू डैम, तो ये नदी के इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज को लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ और एक्सटिंक्शन। आपको पता है कि ये राइनो बेल्ट से गुजरती है नदी, तो वहां पे राइनो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा राइनो कंसंट्रेशन उस एरिया में है, असम के एरिया में। लैक ऑफ वाटर शेयरिंग ट्रीटी, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, वैसे इंडिया चाइना के बीच में कोई भी बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है डेटा शेयरिंग को लेकर, और वो भी मानसून में, ठीक है। इंडिया का स्टैंड और इसमें क्या है, तो इंडिया जो है ऐसे कंसर्न्स को बार बार रेज करता है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल एंड मॉनिटर्स एंड सैटेलाइट इमेजरी जारी करता है, इंटेलिजेंस शेयर करता है, सो दैट कि इस मामले में इंडिया चाइना के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। प्रमोट करता है वाटर डिप्लोमेसी को, रीजनल कोऑपरेशन को विद बांग्लादेश, एंड एक्सेलरेट करता है हाइड्रो पावर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को इन ब्रह्मपुत्र, एंड असर्ट करता है डाउन स्ट्रीम राइट को, यानी कि जो नीचे के स्टेट हैं उनके जो राइट्स हैं उनको असर्ट करता है। कौन कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नेचर्स क्या क्या हैं, ये आप इस टेबल से बना लीजिएगा अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज को लेकर, सो ध्यान से देखते हैं। सुबानसरी तिब्बत में ओरिजिन होती है, अरुणाचल प्रदेश में फीचर करती है, राइट बैंक से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। कामिंग अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए स्लीप ग्रेडियंट बनाती है, हाइड्रो पोटेंशियल है इसमें। मानस भूटान से निकलती है, असम में आती है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है। संकोस भूटान से निकलती है, असम में फ्लो करती है, एंड ये अपने आप में हिली टेरेन से फ्लो करती है।
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो बाएं हाथ की ओर से जो नदी में मिलते हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, धानसरी, तीस्ता। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिन होती है और अरुणाचल प्रदेश में ही ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित तिब्बत से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। एंड हाँ, दिबांग जो है ये ज्वाइन करते हैं सियांग को टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र, यानी कि सियांग और दिबांग मिलकर ब्रह्मपुत्र बनते हैं अरुणाचल प्रदेश में। लोहित ये क्लियर वाटर ज्वाइन सियांग इंपॉर्टेंट टू साउथ असम। धानसरी इंपॉर्टेंट है साउथ असम में, नागालैंड में ओरिजिन होती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं। इसके अलावा तीस्ता सिक्किम से निकलती है एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश होते हुए ये बांग्लादेश में ज्वाइन करते हैं और वहां पर इसे जमुना कहते हैं। चलिए, मेंस 500 के कुछ क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करो, ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सारे क्वेश्चंस, इनके आंसर राइटिंग करो। प्रीलिम का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख कर चलेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 13 है इस सीरीज में। एंड विद रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर कंसीडर द फॉलोइंग, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक, तो ये सही है ना। चाइना एंड इंडिया हैव फॉर्मल बाइंडिंग ट्रीटी, ऐसी कोई फॉर्मल बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, दूसरा गलत है ब्रह्मपुत्र वाटर को लेकर। रिसेंट डैम कंस्ट्रक्शन बाय चाइना लोकेटेड ग्रेट बेंड रीजन क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर, ये सही है, 1 and 3 करेक्ट है। सो 1 and 3 इज द आंसर। आप बाकी कहानी पढ़ लीजिए एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि आपको यूपीएससी की तैयारी में ध्यान देना चाहिए, तो इस न्यूज के आधार पर इन एस्पेक्ट्स को आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रवाना बैक्ड M223 आर्म्ड ग्रुप्स ने सीज फायर डील साइन कर लिया है। इसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए कि डीआरसी ऑफ कांगो एंड रवांडा बैक्ड M23 signed ceasefire deal on Saturday, ending ceasefire and हाँ, ceasefire को सैटरडे टू एंड फाइटिंग को एंड करने के लिए और सीज फायर को इंश्योर करने के लिए। और ये रीजन अपने आप में मिनरल रिच है एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन ईस्ट है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे काम का है कांगो के बॉर्डर्स, तो यहाँ पर है रवांडा, ठीक है, तंजानिया, बुरुंडी, युगांडा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, अंगोला, जिम्बाब्वे, तो ये इसके कांगो के बॉर्डरिंग स्टेट हैं। किंसास इज द कैपिटल, तो इतना इसमें काफी है। एंड इन केस यू वांट टू बी रेडी फॉर यूपीएससी मेंस इन मोस्ट स्ट्रेटेजिक वे, इन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वे, जिसकी वजह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि मोर देन 75 क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में जो आपको मिले वो मेंस 500 से हो। इस आइडिया के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। संडे को कभी मिस मत करना, द हिंदू साइंस टेक की जान होती है इस दिन। 3 दिन के बराबर का आर्टिकल इस दिन के लिए आते हैं यूपीएससी के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।